नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। सत्यहिंदी.com के खास कार्यक्रम श्रवणगढ़ की खरी खरी में आपका स्वागत है। यह हमारा वो कार्यक्रम है जिसमें देश के जाने माने पत्रकार संपादक श्रवणगढ़ जी अपनी तीखी टिप्पणियां करते हैं मौजूदा राजनीतिक माहौल पर, और उनकी तीखी टिप्पणियों से न तो सत्ता पक्ष बचता है न ही विपक्ष, और दोनों ही तिलमिला के रह जाते हैं। आज फिर हम बात करेंगे श्रवण जी से और जानेंगे कि दरअसल बंगाल के अंदर, खासतौर पर कोलकाता के अस्पताल में, जिस तरीके से एक इंटर्न डॉक्टर के साथ बलात्कार और उसके बाद जिस तरीके से हंगामा मचा है, उससे ममता बनर्जी बुरी तरीके से फंस गई है। और ऐसा लग रहा है जैसे कि उनकी अपनी सरकार, उनकी अपनी पुलिस ने जिस तरीके से, जिस मुस्तैदी से काम करना चाहिए था, उस तरीके से काम नहीं किया है। और उनके ऊपर यह भी आरोप लग रहा है कि उन्होंने दरअसल अपने कुछ लोगों को भेजकर अस्पताल से सबूतों को भी नष्ट करने का काम किया है। और विपक्ष जबरदस्त तरीके से हमलावर है। राष्ट्रीय मीडिया और लोकल मीडिया भी इस वक्त ममता बनर्जी से कई तीखे सवाल पूछ रहा है। लेकिन इस बीच जिस एक खबर ने सबको चौंकाया है वो है राहुल गांधी ने भी इस पूरे घटनाक्रम पे ममता बनर्जी, उनकी सरकार और उनके पुलिस को कटघरे में खड़ा किया है। न केवल उन्होंने बल्कि अधीर रंजन चौधरी ने, जो भी हाल तक पिछली लोकसभा में विपक्ष के नेता तो नहीं लेकिन कांग्रेस के नेता थे, संसदीय दल के, उस लिहाज से उन्होंने भी बहुत तीखे हमले किए हैं ममता बनर्जी के ऊपर। सवाल ये खड़ा होता है, क्या ये इस ओर इशारा कर रहा है कि दरअसल इंडिया गठबंधन में गहरी दरार पड़ गई है और वो, उसकी एकता खतरे में पड़ गई है। इन सब के बीच में श्रवण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या आपकी क्या राय है इस पूरे मसले पर? आप कैसे इस पूरी क्राइसिस को देखते हैं, विपक्ष के नजरिए से, ममता जी के नजरिए से? मैं कई नजरियों से इस क्राइसिस को देख रहा हूँ। जी। वो क्राइसिस ये है कि बांग्लादेश की क्राइसिस एक है जो किसी समय विभाजन के पहले बंगाल का एक हिस्सा था, जिसको हम ईस्ट बंगाल कहते थे पहले। जी। और वहाँ हमने जो देखा, जो हुआ हाल के दिनों में, और पश्चिम बंगाल में अब जो हो रहा है, क्योंकि ईस्ट बंगाल तो बांग्लादेश हो गया और पहले वो पाकिस्तान का हिस्सा था। ईस्ट बंगाल, उसको पूर्वी पाकिस्तान कहा जाता था ईस्ट बंगाल को। और विभाजन के बाद, विभाजन के पहले वो ईस्ट बंगाल था, फिर विभाजन के बाद पूर्वी पाकिस्तान हो गया, ईस्ट पाकिस्तान हो गया, और फिर अब बांग्लादेश हो गया 1971 के बाद। दिक्कत क्या है कि ये एक तो क्राइसिस ये है कि एक बंगाल की क्राइसिस, बांग्लादेश की क्राइसिस, और वो अभी चल रही है। और उसी बीच ये बंगाल के दूसरे हिस्से में एक बड़ी क्राइसिस हो गई। और ये उस क्राइसिस के मूल में भी एक महिला शासक थी, और इस क्राइसिस के भी मूल में एक महिला शासक है। उस क्राइसिस के मूल में भी छात्र थे, इस क्राइसिस के मूल में भी छात्र हैं। उस क्राइसिस के मूल में भी एक हठ धर्मी हसीना थी, शेख हसीना वाजिद थी, और इस क्राइसिस के मूल में भी एक हठ धर्मी मुख्यमंत्री हैं, ऐसा आरोप लग रहा है। तो पूरा देश इस समय देख रहा है बंगाल की तरफ, क्योंकि पूर्वी भारत में जाने का जो रास्ता है वो बंगाल से होकर जाता है, और बंगाल की दिशा और दशा कई चीज़ों को तय करेगी, भारत के नक्शे पर भी तय करेगी, और भारत की आंतरिक परिस्थिति को भी तय करेगी। लोग जानना चाह रहे हैं कि बंगाल में होगा क्या आखिर। लोग इसलिए पूछ रहे हैं कि ममता बनर्जी पहली बार अपने इतने साल के शासनकाल में पहली बार अकेली हैं। अकेली इस मायने में है कि उनके साथ कोई विपक्ष नहीं है, उनके साथ घोषित तौर पर कोई विपक्ष नहीं है। मतलब विपक्षी दलों के नाम पर आप ये भी नहीं कह सकते कि इंडिया अलायंस उनके साथ खड़ा हुआ है। राज्य में उनके साथ कोई नहीं है, न मुस्लिम है, न कोई और दल है, न वामपंथी हैं, न कांग्रेस है।
तृणमूल कांग्रेस में भी विभाजन की स्थिति है। कई लोग ममता बनर्जी की जो नीति है उससे नाराज हैं। सवाल यह है कि क्या ममता बनर्जी इस संकट से उबर पाएंगी, क्योंकि ये संकट नंदीग्राम के संकट से बहुत बड़ा संकट है हम्म। और इस संकट में वो चंडी पाठ करके लोगों के गुस्से को शांत नहीं कर पाएंगी, क्योंकि इस समय जो इन्वॉल्व हैं वो उनकी खुद के समर्थक हैं और उनकी खुद की समर्थक पॉपुलेशन है और हिंदू मेजोरिटी इन्वॉल्व है। तो आपको पता है कि बांग्लादेश में मामला छात्रों की मांग था, जो रिजर्वेशन हाईकोर्ट के द्वारा रिजर्वेशन के खिलाफ आंदोलन से शुरू हुआ था। और यहाँ भी पूरा मामला जो एजी कार मेडिकल कॉलेज कोलकाता का है, वहाँ 9 अगस्त को जो मेडिकल पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट ट्रेनी स्टूडेंट की जो लाश मिली थी, उसके बाद के छात्रों का है, छात्रों के आंदोलन का है। आपको मैं थोड़ा सा मैं मतलब उस घटना में नहीं जाना चाहता कि 9 अगस्त को क्या हुआ, वो लड़की जी। के साथ क्या हुआ, क्योंकि डिबेट में है। मैं तो उसके जिसको आफ्टर मैथ कहते हैं, या पॉलिटिकल इम्पैक्ट है, या देश पर जो इम्पैक्ट है, या इंडिया अलायंस पर जो इम्पैक्ट होगा, उसके बारे में बात करना चाहता हूँ, विपक्षी एकता पर बात करना चाहता हूँ। ममता बनर्जी ने 15 अगस्त को एक रैली हुई थी बेहाला में, और उसमें भाषण देते हुए कहा था कि पैरेलल ड्रॉ किया था उन्होंने बांग्लादेश के छात्रों की जो अनरेस्ट था ढाका में, उससे पैरेलल ड्रॉ करते हुए आरोप लगाया था कि इस तरह की कोशिश की जा रही है कि पश्चिम बंगाल में भी बांग्लादेश जैसी स्थिति पैदा हो जाए। ये उन्होंने कहा था। ये काफी सिग्निफिकेंट है, और इसलिए सिग्निफिकेंट है कि जो हालात जिस दिशा में ले जा रहे हैं बंगाल को और ममता बनर्जी के शासन को, वो बहुत कोई प्रॉमिसिंग नहीं है। कोई बहुत इस बात की गारंटी नहीं देते हैं कि उस सरकार को सुरक्षित रखने के कोई या सुरक्षित होने के कोई अधिकार प्राप्त हैं। ममता बनर्जी ने उस रैली में कहा था कि मुझे कुर्सी की कोई लालच नहीं है, मैं कुर्सी से नहीं चिपके रहना चाहती हूँ। पर हम देख रहे हैं कि वो किस तरह से डिफेंड कर रही हैं। उनके सांसद जो हैं लोकसभा में, 29 सांसद हैं उनके लोकसभा में, और वो किस तरह से डिफेंड कर रहे हैं अपनी चीफ मिनिस्टर को। मतलब डिफेंड करने का एक जो हद है वो ये कि हाल में, मतलब शायद कल, 42 डॉक्टरों और प्रोफेसरों के मेडिकल के अक्रॉस द स्टेट ट्रांसफर कर जी। दिए गए। और ये वो हम्म। डॉक्टर और प्रोफेसर हैं जो इस पूरी घटनाक्रम पर छात्रों के साथ हैं या घटनाक्रम के विरोध में। इसका मतलब यह है कि शेख हसीना ने विद्रोह कर रहे आंदोलनकारियों पर लाठियां चलाई थी, गोलियां चलाई, और यहाँ ट्रांसफर किया जा रहा है, इस तरह के आरोप हैं। ममता बनर्जी ने आरोप लगाया है कि वामपंथी दल, और उन्होंने जो कहा है कि वाम और राम, लेफ्ट और राइट, मतलब शी यूज द वर्ड वाम एंड राम, प्रदेश में अशांति भड़का रहे हैं। और मजा यह है कि उन्होंने एक रैली का नेतृत्व किया कलकत्ता की सड़कों पर,
और उस रैली में जो मांग थी ममता बनर्जी की वो ये थी कि जो विक्टिम थी उस कांड की, बच्ची जो कांड की विक्टिम थी, ट्रेनी जो थी मेडिकल की, पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनी, उसको न्याय मिलना चाहिए, ये मांग थी। अब सवाल ये कि न्याय कौन देने वाला है? अगर ममता न्याय नहीं दे पाई, उनकी पुलिस जांच नहीं कर पाई, और ममता बनर्जी ने कहा था पुलिस अगर जांच नहीं कर पाएगी तो वो सीबीआई को सौंप देगी मामला, और जब सीबीआई को सौंप दिया गया, कोर्ट के आदेश थे, तो वो कह रहे हैं कि सीबीआई को सौंपने की इतनी जल्दी क्या थी। और फिर आरोप लगे कि सारे सबूत मिटाए जा रहे हैं, और आपने देखा कि किस तरह से वहाँ अस्पताल पर हमला हुआ भीड़ का, और तमाम चीजें हुई। ममता बनर्जी केंद्र के निशाने पर, मतलब बीजेपी सरकार के निशाने पर तो तभी से थी जब से वो सत्ता में आई थी। और अभिषेक बनर्जी के खिलाफ ईडी के जो मामले हैं वो भी काफी चर्चा में हैं। उनको ईडी कई बार बुला चुकी है, पूछताछ के लिए बुला चुकी है, उनकी पत्नी का भी शायद उसमें नाम है। ये तमाम चीजें हैं। भाजपा को ये उम्मीद रही होगी, मैं उम्मीद शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं आशुतोष जी, कि राहुल गांधी ममता बनर्जी का समर्थन प्राप्त करने के लिए इंडिया अलायंस में, सीटें प्राप्त करने के लिए बंगाल में, वो ममता बनर्जी के साथ खड़े हो जाएंगे और इंडिया अलायंस भी खड़ा हो जाएगा। और ममता बनर्जी या टीएमसी को भी उम्मीद रही होगी कि जिस तरह से संसद में टीएमसी के सांसद आक्रामक रहे, उस स्थिति में इंडिया अलायंस या राहुल भी समर्थन करेंगे। राहुल गांधी ने ट्वीट किया कि कलकत्ता में जूनियर डॉक्टर के साथ हुई रेप और मर्डर की विभत्स घटना से पूरा देश स्तब्ध है। उसके साथ हुए क्रूर और अमानवीय कृत्य की परत दर परत जिस तरह खुलकर सामने आ रही है, उससे डॉक्टर्स कम्युनिटी और महिलाओं के बीच असुरक्षा का माहौल है। पीड़िता को न्याय दिलाने की जगह आरोपियों को बचाने की कोशिश अस्पताल और स्थानीय प्रशासन पर गंभीर प्रश्न खड़े करता है। इस घटना ने सोचने पर मजबूर कर दिया है, अगर मेडिकल कॉलेज जैसी जगह पर डॉक्टर सेफ नहीं है तो किस भरोसे अभिभावक अपनी बेटियों को पढ़ने शहर भेजें। निर्भया केस के बाद बने कठोर कानून भी ऐसे अपराधों को रोक पाने में असफल क्यों है? हाथरस से उन्नाव और कठुआ से लेकर कोलकाता तक महिलाओं के खिलाफ लगातार बढ़ती घटनाओं पर हर दल हर वर्ग को मिलकर गंभीर विचार विमर्श कर ठोस उपाय करने होंगे। ये राहुल का ट्वीट था। राहुल ने सिर्फ ट्वीट ही नहीं किया आशुतोष जी, अधीर रंजन चौधरी को, जिनको कांग्रेस के प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष पद से हटा दिया गया था, जो ममता के खिलाफ थे, खुलेआम बोल रहे थे बंगाल में, उसको लेकर कांग्रेस में बेचैनी थी। मतलब अधीर रंजन ने तो यहाँ तक कह दिया था कि ममता को वोट देने के बजाय बीजेपी को देना ज्यादा ठीक है। ये लोकसभा चुनाव थे और अधीर रंजन चुनाव हार भी गए थे और वो विपक्ष के नेता थे। अधीर रंजन की वापसी हो गई है। मतलब अभी जो कांग्रेस की मीटिंग हुई दिल्ली में, जिसमें प्रदेश अध्यक्षों को बुलाया गया, सबको बुलाया गया, उसमें अधीर रंजन भी बैठे थे। इसका मतलब है कि राहुल गांधी बंगाल में ममता बनर्जी के खिलाफ, मतलब उनको कॉन्फ्रंटेशन से कोई परहेज नहीं होगा। मतलब कांग्रेस को, और वामपंथी तो बैठे ही हैं और लड़ने के लिए। और दूसरा मुद्दा ये कि क्या ये जो केंद्र अगर कोई कार्रवाई करता है, जैसे कि चर्चाएं हैं कि अगर हालात बिगड़ते रहे तो बंगाल में इन दो राज्यों के
विधानसभा चुनाव के बाद, खास करके हरियाणा के नतीजों के बाद और जम्मू कश्मीर के नतीजों के बाद, या महाराष्ट्र के और झारखंड के बाद, या पहले भी जी राष्ट्रपति शासन लग सकता है। और उसमें क्या बंगाल की जनता साथ देगी ममता बनर्जी का कि नहीं देगी? कौन साथ देगा? एक मुद्दा यह है कि राहुल बचाव कर सकते थे, और यह कहते हुए बचाव कर सकते थे कि देखिए, रेप के जितने केसेस भाजपा के नेताओं के खिलाफ हैं उतने तो कहीं नहीं है। मतलब बंगाल का मामला तो एक आइसोलेटेड माना जा सकता है। मणिपुर के मामले में क्या हुआ, जहां 2 महिलाओं के साथ बलात्कार के बाद नंगा घुमाया गया। और ताज़ा मामला अंकिता भंडारी का है, वो भी ऐसा ही है कि जिसकी जो बीजेपी नेता, बीजेपी लोगों से जुड़ा हुआ पूरा मामला है, जिसमें कुछ नहीं हुआ और एक उसकी भी हत्या कर दी गई। तो बहुत सारे केसेस हैं। कर्नाटक में जो मामला है, देवेगौड़ा के पोते का मामला है, जी जो सांसद है, बहुत तमाम मामले हैं जिनकी शरण लेकर राहुल गांधी चाहते कि बीजेपी को कोई अधिकार नहीं है कि इस तरह के मामले में जांच चल रही है, उस पर दोषियों को सजा मिलेगी कहकर राहुल गांधी पल्ला झाड़ सकते थे। और सब जानते हैं कि बीजेपी का जो रिकॉर्ड है इस मामले में बहुत ही सबसे खराब है। और दूसरा ये कि लाल किले से, और इस रिकॉर्ड, खराब रिकॉर्ड के बावजूद प्रधानमंत्री लाल किले से रेप एंड पनिशमेंट, जिस तरह की बातें वहां से लाल किले से बलात्कार को लेकर बिना बंगाल का नाम लिए करते हैं। तो राहुल ने तय किया कि नहीं, वो इस मामले में ममता बनर्जी का मुकाबला का विरोध करेंगे, चाहे इसके लिए विपक्षी एकता पर में दरार आ जाए या कोई कीमत देना पड़े। तो सवाल ये है कि अब जो अपोजिशन अलायंस है, इंडिया अलायंस है, उसका क्या होगा? क्योंकि मुद्दे कई हैं। क्योंकि ममता अकेली हैं और नहीं भी हैं इस मामले में, कि इंडिया अलायंस में भी उनके साथ सहानुभूति रखने वाले कई लोग हैं। जी अखिलेश का नाम है, मान लीजिए कि केजरीवाल का नाम है, मान लीजिए कि और भी कई लोगों के नाम हो सकते हैं। और दूसरा जो एक बड़ा मुद्दा है, जो इन लोगों को रोकेगा इस तरह की कोई चीज करने से, जो बड़ा मामला हो सकता है, कि क्या ये लोग कांग्रेस को या राहुल को नाराज करके ममता के पक्ष में खड़े होंगे। क्योंकि ममता ने खुले तौर पर इंडिया अलायंस को रिडिक्यूल नहीं किया हो, पर हमने देखा कि जब मणिपुर से भारत जोड़ो यात्रा निकली और उत्तरी बंगाल के उत्तरी इलाके में गई, पहुंची, तो ममता बनर्जी ने उसके साथ क्या व्यवहार किया, जो दूसरी भारत जोड़ो यात्रा थी। या लोकसभा की के चुनाव के दौरान सीटों के बंटवारे को लेकर जो उनका एटीट्यूड था, कितना एरोगेंस का था। तो अब वो अकेली पड़ गई हैं, जैसे कि हम देख रहे हैं। और कई चीजें इसमें से निकल कर आ रही हैं कि वो क्या इस लड़ाई को अकेले लड़ पाएंगी क्या, या वो मतलब उनको अब 2 मोर्चों पर लड़ाई लड़नी है। दिल्ली के मोर्चे पर भी लड़नी है, मोदी जी से भी लड़नी है, और बंगाल के अंदर भी लड़नी है। दूसरा एक जो मुद्दा है कि जो मतलब सिर्फ ममता के सामने ही चुनौती नहीं है, राहुल के सामने भी चुनौती है कि क्या वो, उन्होंने जो स्टैंड लिया है न्याय के पक्ष में, एक महिला के पक्ष में, और बगैर इस चीज की चिंता किए हुए कि उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, क्या वो तैयार हैं इसके जो भी कॉन्सिक्वेंसेस हों, इंडिया अलायंस पर क्या हो, या बंगाल में क्या हो, या कांग्रेस में क्या हो। क्योंकि ये बड़ा एक मुद्दा बहुत अलग किस्म का हो गया है। क्योंकि
ममता बनर्जी ने कहा था, देखिए मैं एक चीज जो बीच में छूट गई मुझसे कहना, कि जब मणिपुर का जब किस्सा हुआ था तब ममता बनर्जी ने कहा था कि मणिपुर की जो घटना बहुत दुखद और शर्मनाक है, हमारा दिल रो रहा है, भारत यह लड़ाई लड़ रहा है। और फिर उन्होंने ये कहा था 21 जुलाई 2023 को कि भाजपा का बेटी बचाओ नारा बेटी जलाओ नारे में बदल गया है। ये ममता ने मणिपुर के मामले में कहा था। अब वो जो नारा और ममता के जो तमाम उद्धरण हैं या कोट्स हैं, वो अब उन्हीं पर बूमरैंग कर रहे हैं। और ऐसे में परीक्षा की घड़ी जो है वो विपक्ष के सामने भी है, ममता के सामने भी है, बंगाल की जनता के सामने भी है, और देश भी देख रहा है, क्योंकि अभी तक ये मामला इस तरह से नहीं आया समझ में लोगों को कि बांग्लादेश की घटना के समानांतर पश्चिम बंगाल में भी कुछ हो रहा है, और उसमें कई तरह के पैरेलल्स ड्रॉ किए जा सकते हैं। तो एक आज की चर्चा नागरिकों के, हमारे श्रोताओं के विचारार्थ एक मुद्दा जिसके बहाने वो विपक्ष के बारे में भी सोच सकते हैं। अभी तक केवल जी मोदी जी के बारे में सोच रहे थे, उन पर हमले चल रहे थे। अब थोड़ा सा जिसको कहते हैं ना कि विपक्ष के बारे में भी बात हो जाए। जी, बहुत बहुत थैंक यू धन्यवाद। सर, थैंक यू सर, थैंक यू।